नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ बजट 2024, जिसमें आपको समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि इसमें से अपने को क्या प्रॉफिट मिला और क्या हमने खोया है। इसलिए वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। बजट 2024, इस बजट पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, अभी देखते जाइएगा। बजट क्या है और यह कितने बार होता है, इससे आम आदमी को फ़ायदा क्या होता है, इसे समझना इतना मुश्किल क्यों है। ध्यान से देखिए, जो कि हम आज आसान करने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेडर और इन्वेस्टर को क्या झटका लगा, कुछ मिला है या इनसे कुछ छीन लिया गया है। इस बजट में हमें क्या खास मिला और हमसे क्या छीन लिया गया, ये ध्यान। मेरा कन्फ्यूज़न क्या है, जो कि हम कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं। पहले मैं सिखाता हूँ कि आपको बजट होता क्या है, इसके बाद हम बजट पे बात कर लेंगे। सिंपल सी चीज़ है सर। आप कई बार घर में सुने होंगे कि बजट बनाओ, महीने का और साल का। सैलरी आई है तो पहले बजट बना लेते हैं। वही बजट ये होता है, वो बजट होता है घर के लेवल पे, ये बजट होता है देश के लेवल पे। अच्छा, बजट का मतलब क्या, हमारी कितनी कमाई है और हमारे कितने खर्चे हैं, कहाँ कहाँ से कमाई है और कहाँ कहाँ पे खर्चे हैं, या कहाँ से कमाई है और कहाँ कहाँ से खर्चे हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तो कहाँ से कमाई हो गई, या एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो कहाँ से कमाई हो गई। और देश के लेवल में कितनी जगह से देश कमाने वाला है और कितनी जगह पे खर्च करने वाला है, इसी को कहते हैं बजट। और इसी का लेखा जोखा प्रेजेंट किया जाता है, जिसको बजट कहते हैं। अब घर पे आप देखिए कि आपको घर का कुछ देना है पैसा, घर के किसी सदस्य को कुछ देना है पैसा, या किसी का आपने जो है काम करवाया उसका पैसा देना है, तो यही सब बजट में जोड़ा जाता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। देश के लिए अलग अलग सेक्शन है, जिनमें से अपना डिफेंस सिस्टम हो गया, जिसके लिए अलग बजट बनाना है। और अपने किसान भाई हो गए, जिनके लिए अपना अलग बजट बनाना है। उसके बाद अपना फैक्ट्री एरियाज़ का है, वो अलग बनना है। पीडब्ल्यूडी का है, वो अलग बनना है। इसी तरीके देश लेवल पे जो है बहुत सारे विभाग हो जाते हैं। जैसे अपना विद्युत विभाग हो गया, इसका भी अलग अलग सेक्शन से बनना है। तो ये सब देश लेवल के खर्चे हैं। और इन्हीं को जो है, ये सारी इंडस्ट्रीज जितने भी हैं, इन सभी इंडस्ट्रीज़ को क्या क्या मिलने वाला है, ये साथ में अभी दिखाते हैं। जिस साल देश में जनरल इलेक्शन या आम चुनाव होते हैं, उस साल देश का बजट पेश किया जाता है। फरवरी में चुनाव से पहले वर्तमान सरकार ने इंटरिम बजट को लेकर आती है, और जो कि चुनाव और उसके बाद के वर्तमान महीने के बाद पेश किया जाता है। इसके बाद चुनाव के परिणाम के आते ही तो नई सरकार फुल बजट पेश करती है। अच्छा, इंटरिम बजट उसे कहते हैं जो कि आधा अधूरा पहले की सरकार बना के दे रही है, और उस बजट को लेके अगर वो उस पे आती है तो ठीक है,
अन्यथा वो आधा अधूरा ही बजट होता है, क्योंकि फुल बजट जो है नई सरकार जो बनेगी वही पेश कर पाएगी। इसके लिए जो है उसे इंटरिम बजट कहते हैं। चलिए समझते हैं कि अब सरकार कमाती कहाँ से है। ठीक है, सरकार कमाती है डायरेक्ट टैक्सेस से, जो कि हम आप जो टैक्स देते हैं। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, हम जो शेयर खरीदते बेचते हैं उनका टैक्स हो गया। ये हो गए अपने डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि आप बिस्कुट खरीदने गए, उसमें भी टैक्स लगा है। किसान की जो खाद है उसमें भी टैक्स लगा है। किसान का जो तेल है वगैरह हो गया, ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं इनमें टैक्स लगा होता है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आप कपड़ा लेने गए उसमें भी टैक्स लगता है। अपना कोई सा भी आइटम लेने गए, मार्केट में जो भी आप लेने गए, तो आप ये तो कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इसी को कहते हैं। इसमें टैक्स लगा हुआ होता है, जो कि आपको दिखाई भी नहीं देता है और आप कहते भी नहीं हैं कि हम टैक्स दे के आ रहे हैं, लेकिन टैक्स आपको दिया जा रहा है। इसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज, इसके बारे में थोड़ा समझिए। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, ये सारी सरकार के पास आती है। उसके बाद अपना है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये पीएसयू से होने वाली कमाई होती है। पीएसयू से होने वाली कमाई जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जो भी ये सरकारी बैंकें हैं, इन सभी बैंकों पर जो है कि अधिकार होता है। कुछ गवर्नमेंट का किसी में जो है 50% का होता है, किसी में 40% का होता है, तो किसी में जो है 20% का भी होता है। लेकिन बिना गवर्नमेंट के नज़र पे ये सब नहीं होती है। इनसे भी जो डरता है टैक्स, वो सब आपको दिखाया जाता है। इसी को पीयूसी से होने वाली कमाई कहते हैं। डिविडेंड्स हो गया, विनिवेश हो गया, और उसके बाद बोरोइंग है, जो मार्केट से सरकार उठाती है, उसे भी कहते हैं। चिट फंड जो है वो भी सरकार की कमाई होती है। ये हैं सारी कमाई के जो है सोर्स। तो ये थे कुछ जो है गवर्नमेंट के कमाने के जरिए और जहाँ से सरकार कमाती है। अब सरकार कहाँ खर्च करती है ये ज़रा समझो। सरकार खर्च करती है सोशल सेक्टर पर। एजुकेशन हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे हो गए, रोड हो गए, एयरपोर्ट हो गए, एनर्जी हो गए, डिफेंस सिस्टम पे हो गया, मिलिट्री का सिस्टम हो गया सारा, फूड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, जो ये इन पर खर्च करती है गवर्नमेंट। बाकी प्रदेशों के लिए जो पैसा मिलता है वो सब इसी में जोड़ा जाता है। पहली चीज़ जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है नौकरी, आइए उसको भी रोज़गार मिलना। उसके लिए इस बार काम हुआ है रोजगार सृजन। इंटरिम बजट की ही तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि इस बजट को गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अवैतनिक किसानों, नौकरी और स्किलिंग पर जोर पर रह रहा है।
क्योंकि किसान अन्नदाता हो गए, तो इन सभी को मिला के कुछ ना कुछ दिया गया है, इसलिए बताया गया है, थोड़ा समझो। 2 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इससे देश में 4 करोड़ युवा को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? इससे ज़्यादा 1 करोड़ सरकार टॉप 500 कंपनियों में दे रही है। इसलिए ये जो टॉप की 500 कंपनियों में जो है इंटर्नशिप का मौका दे रही है, इसमें सरकार का कुछ ऐसा नियम है कि जो भी पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, तो इनके लिए जो है नौकरी देने का वादा है। और इन्हीं लोगों का जो है जुम्मा अभी थोड़ा सरकार ले रही है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इंटर्नशिप जो है कुछ ऐसा होता है कि आपकी जॉब से पहले कुछ काम करके एक्सपीरियंस जो है बनाने का जो है कुछ सिस्टम होता है। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो इससे थोड़ा जॉब जो है बेहतरीन लगती है और फास्ट होती है। अच्छा, इंटर्नशिप में जो है सरकार सैलरी से थोड़ा सा कम पैसा देती है, जो कि अभी सारा डिटेल में दे रहा हूँ। अच्छा, इंटर्नशिप जो जब आप करोगे तो 5,000 रुपये जो है सरकार देगी। उसके बाद 6,000 रुपये जो है उसके साथ में देगी। तो इंटर्नशिप जो है अलग चीज़ है। पहली बार नौकरी पाने वाले युवा को सरकार ने 15,000 रुपये हर महीने 3 महीने तक उनके अकाउंट में देने का वादा किया है। अच्छा, इंटर्नशिप जो है वो अलग चीज़ है और नौकरी अलग चीज़ है। तो जिनकी नौकरी लगने के बाद अगर 1 लाख से कम की सैलरी है तो उनको 15,000 रुपये देने का वादा किया है, और ये हर जो है महीने 3 महीने तक देती रहेगी। और अब ये सवाल उठता है कि हम किराने की दुकान पे नौकरी करने चले जाएं, या मान लीजिए किसी खाद्य भंडार में नौकरी करने चले जाएं, या यूँ समझ लीजिए कि किसी स्पेलर पंप पे चले जाएं, तो क्या हमें वहाँ पे ये पैसा देगी इतना? तो नहीं। अब इसमें होगा ये कि जो कंपनी EPFO पे रजिस्टर्ड है उस कंपनी के थ्रू ही ऐसा हो सकता है, तभी आपको 15,000 मिलेंगे। इसलिए जो भी इसके लायक हैं उन्हीं को ये नौकरी मिलेगी, और उन्हीं को ये इंटर्नशिप का जो है मौका भी मिलेगा। बाकी जितने भी व्यक्ति हैं उनको ना तो ऐसा कुछ अवेलेबल है, और ना ही शायद हो भी सकता है। अच्छा, ये EPFO का जो सिस्टम है, किसी भी कंपनी में अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो उस कंपनी को EPFO में रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। और जॉब क्रिएटर जो हैं उनको भी सरकार से मदद देने का वादा हुआ है। अच्छा, इस पे EPF पे जो है आपके अकाउंट से जो है 2,000 रुपये अगर कट रहे हैं तो उधर कंपनी की तरफ से भी जो है 2,000 उधर से भी मिलेंगे।
तो 2000 जो ये पढ़ रहे हैं, तो दो दो मिला के 4000, और ये 4000 पे जो है आपके जो है अकाउंट पे आने हैं। और ये जो कंपनी 2000 दे रही, ये जो है सरकार इसको दे रही है, यही राहत है कंपनी के लिए, और यही जो है आपके लिए भी है। और इसी पे कह रहे हैं कि आप नौकरी के लायक बनो, नौकरी के लायक बनने के साथ साथ जो है नौकरी लो, तब आपका सिस्टम सही हो पाएगा। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है यह 4 साल तक लागू हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा 2 साल है, और मैन्युफैक्चरिंग में जो है 4 साल तक ये सारे नियम लागू हैं।